चीन और उसका चेला पाकिस्तान अब समुद्र में भी चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत इनकी हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय नौसेना ने देश को बताया कि समुद्र में चीन की एक एक हरकत पर उसकी पैनी नजर है, इसलिए लगातार भारतीय नौसेना अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की ताकत में एक और ताकतवर हथियार जुड़ने वाला है, और क्या क्या तैयारी है देखिए इस खास रिपोर्ट में। समंदर के चालबाजों पर पैनी नजर। चीन और चेले की हरकतों को करारा जवाब। हिंद महासागर के चालबाजों की साजिश डूबेगी। दो पड़ोसी, एक चीन और दूसरा उसका चेला पाकिस्तान, दोनों ही भारत के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुनने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। भारत की समुद्री सीमाओं पर भी चीन लगातार नई नई हरकतें करता रहता है। यही नहीं, चीन अपने फटे हाल चेले पाकिस्तान को भी इसी काम में लगा कर रखता है। भारत ने साफ चेतावनी देते हुए चीन और पाकिस्तान को कहा है कि समंदर के रास्ते से भी अगर कोई हरकत की तो वो अच्छे से जान ले कि उसकी हर हरकत पर भारतीय नौसेना की पैनी नजर है, क्योंकि भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। China may have a legitimate, reason to be present in the Indian Ocean region for economic activities. But what we, as the resident naval power in the Indian Ocean, we keep an eye on what all is happening there. We try to keep the extra-regional forces which are present in the region under surveillance, and we would like to know what are their activities, what are they engaged in. हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना की जासूसी वॉरशिप युआन वांग 6 के बाद शी यांग 6 की चहलकदमी को लेकर भारतीय नौसेना पूरी तरह कमर कस चुकी है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने नाक के नीचे ड्रैगन की साजिशों से पूरी तरह वाकिफ है और इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। दरअसल चीन के दो चालाक जासूसी वॉरशिप हिंद महासागर में उतरे हुए हैं, जिस पर चीन अपने वॉरशिप शी यान 6 चीन के 13वें पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बताता रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग ओशियनोलॉजी, मरीन जियोलॉजी, मरीन इकोलॉजी से जुड़ी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के नाम पर इसमें जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण लगे हुए हैं। श्रीलंका के पोर्ट से जहाज पर लगे ये जासूसी उपकरण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई समुद्री तट की निगरानी और जासूसी कर सकते हैं। खतरनाक बात यह है कि चीनी जासूसी जहाज के दायरे में भारत के दो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुडनकुलम और कलपक्कम भी आते हैं। दूसरा, चीन के दूसरी जासूसी वॉरशिप युआन वांग में सैकड़ों किलोमीटर दूर से छिपकर बातों को सुनने वाले उपकरण लगे थे। चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले युआन वांग सीरीज के ट्रैकिंग शिप में अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का चौंकना लाजमी है। पड़ोसी देशों की ऐसी ही हरकतों को देखते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के स्वदेशी हथियार ऐसी नापाक साजिशों को करारा जवाब देने के लिए काफी होंगे। We must encourage and make weapons in India. नहीं तो जब अभी हम देख रहे हैं ये उक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, because of that you find the logistic chain has got disrupted. Country like Bharat, which is looking at being a fully developed nation by 2047, as our honorable Prime Minister had said, it is essential that the armed forces have to become आत्मनिर्भर। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने देश को जानकारी दी है कि 55 से ज्यादा युद्धपोत मेड इन इंडिया बन रहे हैं। यही नहीं, हम साल 2035 तक 170 जंगी जहाजों वाली नौसेना बन जाएंगे। भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र से आगे तक तैनात हैं।
पाकिस्तान समझ ले ये उसके लिए बुरी खबर है। And in this period, our ships, submarines and aircraft have sustained high operational tempo, undertaking missions and tasks encompassing military, diplomatic, constabulary and benign roles. Our units are mission deployed across the Indian Ocean region and beyond to protect and promote our national interests. भारत ने समंदर के चालबाजों से निपटने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। हिंद महासागर में कड़ी निगरानी की वजह से चीन दक्षिण चीन सागर की तरह इन महासागर पर पैर जमा नहीं पा रहा है। अफ्रीका में जिबूती स्थित नेवल बेस को मजबूत करने और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस में बदलने की तैयारी कर रहे चीनी ड्रैगन पर लगाम बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना भी अपनी रणनीति को बदलती रहती है। हिंदुस्तान की नेवल चीफ ने साफ तौर पे कहा कि हम अपनी सर्वेलेंस के माध्यम से हर समय कड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान और चीन की हर एक्टिविटी के ऊपर। 24/7 365 डेज हम कंप्लीटली सतर्क हैं और सर्वेलेंस के माध्यम से उसकी हर मूवमेंट के ऊपर। 55 से ज्यादा देशों में हमारे अभी 67 युद्धपोत हैं। अब हमारे विमान वाहक पोत भी देश में ही तैयार हो रहे हैं। भारत अब न केवल पनडुब्बी को डिजाइन कर रहा है बल्कि उनको बना भी रहा है। नौसेना के लिए HAL ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट बनाने पर भी काम कर रही है। नेवी चीफ ने साफ कहा है कि साल 2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और नौसेना दिवस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना में पहली बार नारी शक्ति दिखेगी। नौसेना के जहाज की कमान महिला संभालेंगी। जी हां, नौसेना में पहली बार किसी महिला को नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट की कमांडिंग अधिकारी बनाया गया है। इस साल मार्च महीने में INS चिल्का से अग्निवीरों का पहला बैच ग्रेजुएट हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्निवीरों के इस बैच में 272 महिलाएं अग्निवीर ट्रेनी हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के दूसरे बैच में कुल 454 महिलाएं थीं। तीसरे बैच में महिलाओं की संख्या 1000 को पार कर गई है, यानी कि अब नौसेना में नारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और दुबई में COP28 के मंच से 160 देशों को एक ओर जहां पीएम मोदी ने वैश्विक जलवायु पर परिवर्तन की समस्या पर संदेश दिया, तो वहीं देश हित में अपने नागरिकों की रक्षा को लेकर भी आवाज बुलंद की। कतर के अमीर से पीएम मोदी की बातचीत और उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से कई सवालों के जवाब मिल गए। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कतर में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। पीएम मोदी ने दरअसल लिखा यह है कि दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला है। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। जो अंतिम वाक्य है उसको पढ़िए आप कि कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई है। अब पीएम के इसी संदेश के बाद अब संभावना प्रबल है कि कतर की कैद में फंसे 8 भारतीय जल्द स्वदेश लौटेंगे। Government of India is putting all out effort to ensure that they are brought back. कतर की कैद में 8 भारतीयों की वापसी को लेकर राहत की उम्मीद जगी है। दुबई में पीएम मोदी के 21 घंटे के दौरे के दौरान आई इन तस्वीरों के बाद 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा बढ़ा है। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद 8 भारतीयों की वापसी की संभावना प्रबल हो गई है। दरअसल दुबई के COP28 में पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच मुलाकात हुई। दोनों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दोस्त मिले हों। बातचीत की तस्वीरें सहज और सकारात्मक संदेश दे रही थीं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस मुलाकात में 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई या नहीं। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों को छुड़ाने के लिए भारत जहां एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं।
इस कड़ी में दुबई में हुई जलवायु परिवर्तन की बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से हुई मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अक्टूबर के आखिर में आए सजाए मौत के फैसले के बाद यह पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर एक साथ थे। अब तक अस्पष्ट और उलझे नजर आ रहे इस मामले को सुलझाने की कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है, भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में अपने नागरिकों के लिए भारत का कानूनी और डिप्लोमेटिक तरीका मददगार साबित हो सकता है। देश में बीते कुछ दिनों से बने हालात के बाद कतर की जेल में मौत की सजा काट रहे 8 भारतीयों की घर वापसी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक दिन पहले ही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने शुक्रवार को कतर में कैद भारतीयों को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। As far as the ex-naval officers who are there in Qatar, they are veterans, and we are, as veterans, we are interested in ensuring that their welfare is taken care of. The government of India, I just want to reassure you that government of India is putting all out effort to ensure that they are brought back. 2 दिनों में बने इस घटनाक्रम से साफ है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया। मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की जा चुकी है और कतर की उच्च अदालत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं, उसको समझ लीजिए। अपने नागरिकों की रिहाई के लिए भारत के पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प कानूनी तरीके से मामला सुलझाना है, जिस पर सुनवाई जारी है। दूसरा तरीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को ले जाने का है, लेकिन भारत कतर के रिश्ते अच्छे हैं तो ऐसी नौबत नहीं दिखती। तीसरा विकल्प राजनयिक तरीके से बातचीत है, जिसकी उम्मीद पीएम और कतर के अमीर की मुलाकात के बाद बढ़ गई है। वहीं चौथा विकल्प कतर में आम माफी का है, जब वहां खास मौकों यानी ईद, बकरा ईद या जन्मदिन के मौके पर सुल्तान या अमीर देते हैं। फिलहाल कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए देश की सरकार कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है। भारत से 2900 किलोमीटर दूर कतर की अपीली अदालत में फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने के बाद भारतीयों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जिन्हें अगस्त 2022 में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कतर की अदालत ने उन्हें 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुना दी थी। बीते 14 महीने के दौरान कई बार सुनवाई हुई और अब राजनयिक फैसले के बाद संभावना इस मामले के जल्द निपटारे की है। लेकिन भारत के दुश्मन आसानी से इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान हमेशा से उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करता है जिन मुस्लिम देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। कतर और भारत के रिश्ते जगजाहिर हैं। 8 भारतीयों को मौत की सजा वाले फैसले के पीछे भी पाकिस्तानी साजिश के सबूत भी जी न्यूज दिखा चुका है। एक आखिरी विकल्प बचता है हमारे पास, वो है जो कतर का जो अमीर है वो पार्डन इशू करता है 2 मौके पे, एक ईद पर और एक कतर का जो नेशनल डे है। एक्चुअली कतर का नेशनल डे आने वाला है दिसंबर में, तो अपने नेशनल डे के मौके पे वो पार्डन इशू करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आखिरी ऑप्शन तो यही है फिर पार्डन, और पार्डन में ये माना जाएगा कि जुर्म किया है बट माफी दी जा रही है। एक और कतर की अदालत में भारत 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए भी दबाव बना रहा है। दुबई में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, उससे उम्मीद है कि 18 दिसंबर को ही 8 भारतीयों पर गुड न्यूज आ सकती है, क्योंकि 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद कई कैदियों को रिहा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास और इजराइल के बीच चंद दिनों की शांति के बाद भीषण युद्ध फिर शुरू हो गया है। आईडीएफ गाजा पर चौतरफा बमबारी कर रहा है। सिर्फ गाजा ही नहीं, इजराइल अपने हर दुश्मन को दोगुनी शक्ति से जवाब दे रहा है। सीज फायर में हमास के धोखे के बाद इजराइल का यह आक्रामक रुख बेहद भयानक है। गाजा में महाविनाश पार्ट 2 शुरू हो गया है। सीज फायर के 7 दिन के ब्रेक के बाद से गाजा में बम धमाकों का शोर थम नहीं रहा। इजराइल ने जमीन आसमान से बीते 24 घंटों में हमास के 400 अड्डों पर धमाका किया, जिसके बाद गाजा का आसमान धुएं के समंदर में तैर गया।
सीज फायर के विराम के बाद हमास के खिलाफ आईडीएफ का महासंग्राम खतरे की घंटी है। इजरायली फोर्स ने ठान लिया है कि वो हमास को खात्मे के बाद ही दम लेगा। न सिर्फ हमास बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी आईडीएफ ने जोरदार हमला किया और इस बार ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल निर्णायक लड़ाई को खत्म करने के मकसद से मैदान में है। हमास की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद इजराइल की फौज गाजा पर कहर बनकर टूटी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसाए और उन्हें जमींदोज कर दिया। आईडीएफ की इस बमबारी में करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। दावा किया गया कि मरने वालों में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी भी शामिल हैं। हमास के ठिकानों पर दोबारा शुरू हुए हमलों के बाद इजराइल ने बयान भी जारी किया। इजराइल ने साफ किया कि युद्ध विराम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए हमास की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। लिहाजा अब इजराइल युद्ध के दूसरे चरण की ओर बढ़ चुका है और अब रुकने वाला नहीं। שלא מימש את המתווה לשחרור החטופות והחטופים, ובנוסף ירה רקטות לשטח מדינת ישראל. חמאס עדיין מחזיק באכזריות 136 חטופות וחטופים, בהם 17 נשים וילדים שנחטפו מבתיהם באופן חסר רחמים. צה"ל יחד עם משטרת ישראל בישרו למשפחות של החטופים אליהו מרגלית, מיה גורן, רונן אנגל, इधर अमेरिका ने भी हमास पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमास ने भरोसा तोड़ा है। We continue to work with Israel, Egypt and Qatar on efforts to restore the humanitarian pause in Gaza. But let's be clear about this. It's because of Hamas that this pause ended, that they were just simply failed to produce a list of hostages that could help enable that pause from extending. So the onus is on Hamas. इजराइल पूरी शक्ति के साथ अपने दुश्मनों का खात्मा करने में जुट गया है। गाजा में इजराइल चौतरफा जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की सेना ने रात भर गाजा के खान यूनिस शहर पर बम बरसाए, जबकि नॉर्थ गाजा के दूसरे शहरों पर भी टारगेट अटैक किया गया और इसके लिए वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। इस तकनीक के जरिए इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक कर तबाह कर रहा है। AI तकनीक के कमाल का एक नमूना देखिए, कैसे एक के बाद एक लड़ाकू विमानों का सटीक निशाना लगाया और हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल आईडीएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खास टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसका नाम है गॉस्पेल अल्केमिस्ट और डेप्थ ऑफ विजडम। ये सिस्टम खास तौर पर तैयार किए गए हैं जो टारगेट को लॉक कर खत्म करने के लिए गाइडेड कमांड से लैस हैं। भीषण युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योआब गैलेंट ने तेल नौफ एयरबेस का दौरा किया और दोहराया कि हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। אומר עכשיו, ארגון החמאס מבין רק כוח. אנחנו נמשיך ונכה אותו עד שנשיג את מטרות המלחמה. פירוק ארגון החמאס, שלילת יכולותיו הצבאיות והחזרתם של החטופים אל ביתם. हमास के साथ इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर भी हमला किया, जिसने जंग शुरू होने के बाद एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे थे। गाजा में चंद दिनों की राहत के बाद बीते 24 घंटों में घायलों और मरने वालों की बाढ़ आ गई है। अस्पतालों में जगह नहीं बची। चारों ओर मचे हाहाकार के बाद यूनिसेफ ने चिंता जताई। This is a hospital. The health system here is overwhelmed. This hospital simply cannot take more children with the wounds of war. There are children everywhere. These children are sleeping. There was a bomb literally 50 meters from here. I cannot overstate how the capacity has been reduced of hospitals in the last 7 weeks. We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. Inaction by those with influence is allowing the killing of children. इजराइल हमास के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बंधकों की रिहाई और फिर से शुरू हुई जंग को लेकर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति के जरिए इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के शीघ्र और स्थायी समाधान पर जोर देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने की अपील की।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद जंग से राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन 7 दिन की शांति के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो महाविनाश की ओर इशारा कर रही हैं। सीज फायर के बाद जंग और भी भीषण और क्रूर हो गया है। आईडीएफ पूरी ताकत के साथ विध्वंसक हथियारों से हमास के अंत में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में अब एक बार फिर पुष्पक विमान उड़ेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले देशवासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ साथ श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम फेज में 65,000 वर्ग फीट का विमानतल बनकर तैयार है, जबकि 15 दिसंबर तक बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में फिर पुष्पक विमान। विमान से बोलो जय श्री राम। अवध में आ रहे श्री राम। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में हलचल तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा। जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। यानी अब अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसी कनेक्टिविटी होनी है। बता दें कि अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम फेज में 65,000 वर्ग फुट का विमानतल बनकर तैयार है। यहां 2200 मीटर का रनवे है। अब दूसरे चरण में 5 लाख वर्ग फुट का एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। इस एयरपोर्ट पर बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान उतर सकेंगे। अयोध्या के हवाई अड्डे में यहाँ की संस्कृति की झलक देखने को भी मिलेगी, साथ ही राम की नगरी में आने का नया अनुभव भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच सरहद पार भी राम भक्तों की आस्था अटूट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से रामलला के लिए विशेष रूप से पोशाक आई है। यानी अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी 22 जनवरी को लेकर खासा उत्साह है। देखिए यह खास रिपोर्ट। रामलला की पोशाक पाकिस्तान से आई पोशाक, सिंधियों ने दिखाई राम भक्ति। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी काफी बड़े स्तर पर चल रही है, लेकिन इसका असर सरहद पार भी देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर यूपी के सभी प्रतिष्ठित मंदिर राममय होंगे। साथ ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रामलला को लेकर भारी उत्साह है। खास बात यह है कि रामलला की पोशाक पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अयोध्या पहुंची है।
पाकिस्तान जो अपना है, पहले तो वो हिंदुस्तानी था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमारी पारंपरिक पोशाक अजरक ये मंगवाई गई है। पूरा सिंधी समाज हर्षोल्लास के साथ इसको प्रभु श्री राम को समर्पित किया। रामलला की पोशाक अयोध्या के सिंधी कॉलोनी स्थित रामनगर पहुंच चुकी है। रामनगर के देवालय मंदिर में रामलला की पोशाक का पूजन अर्चन भी हुआ है। यहाँ 21 पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और हिंदू रीति रिवाज से आए हुए अजरक को शुद्ध करने के लिए भजन पूजन के साथ विधि विधान से आरती की गई। मंदिर में जो ये पोशाक आई है, इसका शुद्धिकरण किया गया है 51 ब्राह्मणों द्वारा, शुभ वचनों द्वारा इसका जो है पूरा क्रिया की गई है, मंत्रोच्चारण द्वारा इसका पूरा पूजन किया गया है। विशेषता क्या है पोशाक? विशेषता ये है कि ये हमारे सिंधी समाज की जो है ये धार्मिकता का प्रतीक है, समानता का प्रतीक है, और यहाँ तक कि हमारी जो है जो वैभवशाली रही है गति उसका प्रतीक। अब सिंधी समुदाय के सैकड़ों लोग रामलला के मुख्य अर्चक को सौंपेंगे। 22 जनवरी को पूरी अयोध्या नगरी में राज्य सरकार रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के लोकार्पण समारोह की व्यवस्था कर रहा है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर शामिल होने वाले हैं। वहीं ट्रस्ट ने इस बात का आह्वान भी किया है कि देश भर के मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आयोजन किया जाए। इसकी जिम्मेदारी RSS और विश्व हिंदू परिषद संभाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव का दौर जारी है। पहले बाबर आजम ने सभी फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी। अब PCB ने सिलेक्शन पैनल में स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी को जगह दे दी है, जिससे बोर्ड की जमकर किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान की आवाम खफा है और पूर्व खिलाड़ी बोर्ड पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। फिक्सर भरोसे पाकिस्तान क्रिकेट, PCB की सिलेक्शन कमेटी में फिक्सर। क्रिकेट किस मुंह से खेलोगे पाकिस्तान, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब का ये शेर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अभी के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि बोर्ड ने फिक्सिंग के आरोपी को टीम सिलेक्टर जो बना दिया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में 5 साल का प्रतिबंध झेलने वाले सलमान बट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे फैंस के साथ साथ पूर्व खिलाड़ी भी नाराज हैं और बोर्ड पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सलमान बट को न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले साल होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से पहले राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल किया गया है। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। बट के साथ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को तो बड़ा झटका लगा है। सलमान बट के अलावा कामरान अकमल और राव इफ्तिखार अंजुम को हाल ही में नियुक्त चीफ सिलेक्टर बहाव रियाज का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब चूंकि कामरान बाबर के रिश्तेदार हैं और लाहौर के रहने वाले हैं, साथ ही बहाव रियाज भी लाहौरी हैं, ऐसे में पाकिस्तान की आवाम इसे लाहौर माफिया करार दे रही है। पाकिस्तान अपनी किरकिरी कराने में माहिर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इधर बोर्ड में फिक्सर को जगह दी गई तो उधर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फजीहत हो गई। टेस्ट सीरीज के लिए कंगारुओं के देश पहुंची पाक टीम को रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया। उससे भी ज्यादा बेइज्जती की बात यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद खुद ही अपना सामान ट्रक में लोड करना पड़ा। आमतौर पर जब कोई क्रिकेट टीम विदेश दौरे पर जाती है तो वहां स्थित दूतावास के अधिकारी खिलाड़ियों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को कोई नहीं लेने पहुंचा और अब खिलाड़ियों का सामान लोड करने की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। कुछ लोग इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को कोस रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम के चयन के लिए फिक्सिंग के आरोपी को सिलेक्शन कमेटी में जरूर जगह दे दी है, लेकिन अब उसके पास T20 का कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है। भारतीय क्रिकेट टीम T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। 18 साल में भारत ने सबसे ज्यादा 42 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 38 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं अगर T20 में भारत पाकिस्तान के आमने सामने की बात करेंगे तब भी टीम इंडिया पाकिस्तान से कहीं आगे है। दोनों टीमें अब तक 12 बार एक दूसरे के सामने आई हैं, जिनमें से 8 मैच भारत ने जीते हैं और सिर्फ 3 मैच पाकिस्तान जीत पाया है, जबकि 1 मैच दोनों के बीच टाई भी रहा है। जी न्यूज़।